नमस्कार, मैं सुमंत। वेलकम टू कल्पवृक्ष आईएएस। ये है डे 81 हमारे डेली एमसीक्यू सीरीज़ का यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए। हर दिन की भांति आज भी पहला सवाल हमारा है इंडियन इकोनॉमी से। सवाल पूछ रहा है लिक्विडिटी ट्रैप के बारे में। कह रहा है कि जो लिक्विडिटी ट्रैप जब होती है तो क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलता है। कह रहा है कि सेविंग रेट लो होता है, बॉन्ड की डिमांड हाई हो जाती है, मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेंशनरी होती है। ठीक है ना। तो देखो, जब जब आपके यहाँ लिक्विडिटी ट्रैप होता है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पर भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। यहाँ पर सेविंग रेट लो नहीं हाई होता है। लोग पैसे खर्च नहीं करते, पैसे बचा के रखते हैं इस उम्मीद में कि आगे जाकर के सामान और सस्ता होगा। क्या होगा? सामान और सस्ता होगा। ठीक है। तो सेविंग रेट इज हाई इन द लिक्विडिटी ट्रैप। तो पहला गलत हो गया, आपने ए उड़ा दिया, आपने डी उड़ा दिया। ठीक है। बॉन्ड की डिमांड कम होती है, हाई नहीं होती। बॉन्ड की डिमांड कम होती है। ठीक है। तो बॉन्ड की डिमांड लो होती है। अगर हम लोग इंटरेस्ट रेट को कम करते भी हैं, अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट को कम करता भी है तो ग्रोथ स्टिमुलेट नहीं होता। अगर इंटरेस्ट रेट को कम करते हैं तो जनरली क्या होता है, जीडीपी का ग्रोथ रेट बढ़ता है, क्योंकि लोन सस्ता होता है। बिजनेसमैन लोन लेते हैं एक्सपेंड करने के लिए। मगर बिजनेसमैन लोन लेके करेगा क्या जब मार्केट में डिमांड ही नहीं है, जब लोग अपने पैसे को बचा रहे हैं कि बाद में खर्च करेंगे। समझ रहे बात? तो जब इकोनॉमी में डिमांड ही कम हो जाएगी तो बिजनेसमैन अपनी कंपनी को एक्सपैंड नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तो इंटरेस्ट रेट कम करने का फ़ायदा ही नहीं हुआ। समझ रहे बात? तो ये बातें हुई। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो एक्सपेंशनरी होती है इस उम्मीद में कि हम ब्याज की दरें घटाएंगे तो अच्छी अच्छी बातें होंगी, ग्रोथ वगैरह आएगा। ठीक है। तो आपका जो तीसरा है वो करेक्ट है। सी इज द करेक्ट आंसर रिगार्डिंग लिक्विडिटी ट्रैप। अगला सवाल पूछ रहा है इनमें से कौन सी बीमारियां प्रोटोजोआ से होता है। मलेरिया, हेपेटाइटिस बी, डायसेंट्री। मलेरिया पता है आपको कि प्रोटोजोआ से होता है, प्रोटोजोआ से। हेपेटाइटिस बी वायरल डिजीज है, वायरस से होता है। तो आपने यहाँ पर दो को एलिमिनेट कर दिया। दो को काटते ही बी खत्म, डी खत्म, बी समाप्त, डी समाप्त। ठीक है। तो आपको पता है कि मेरा पहला सही है, आपको पता है कि मेरा पहला सही है, तो आपका आंसर क्या आ गया? यहाँ पे सी आ गया, क्योंकि सी में ही वन है, सी में वन है ना। तो डायसेंट्री का मतलब क्या होता है? आम, इमली, गुटखा पता नहीं क्या? नहीं पता होगा तब भी आंसर निकाल सकते हैं आप। क्लियर है? तो इस तरह से यूपीएससी जो ऑप्शन सेट करता है कि कभी कभी आपको पढ़ के डर लगेगा कि यार मलेरिया, हेपेटाइटिस बी का तो नाम तो सुना था, डायसेंट्री डिजीज़ क्या होती है इसके ऊपर तो आइडिया ही नहीं है। ठीक है। तो आपका जो आंसर है वो सी है। ये बातें हो गई। जो डायसेंट्री होता है ये प्रोटोजोआ के साथ साथ वायरस, बैक्टीरिया, इन सब से भी होता है। अगला सवाल कह रहा है सिर्क, एरिटीज, ये सब किससे संबंधित ज्योग्राफिकल फिनोमिना है। कोस्टल लैंडफॉर्म, विंड इरोजन, लैंडफॉर्म ऑफ ग्लेशिएशन, रनिंग वाटर। तो सिर्क और एरिटी काफ़ी फेमस है। क्लास 11th की जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसमें एक चैप्टर है लैंडफॉर्म, इसको पढ़ना। ठीक है ना। जो आपके करेंट हैं, वेव्स हैं, करंट हैं, वेव्स हैं, इसके इरोजनल लैंडफॉर्म, इसके डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, रिवर के इरोजनल लैंडफॉर्म, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म दोनों। ठीक है ना। जितने भी इरोजनल फैक्टर हैं सबके बारे में बताया है। इसको ढंग से पढ़ना, 2-3 बार कम से कम पढ़ना। ठीक है ना। इसकी हर लाइन इंपॉर्टेंट है। तो सिर्क, एरिटी, ये सब ग्लेशिएशन के लैंडफॉर्म हैं। ग्लेशिएशन के कारण ये बना होता है। देखो,
ये है एरिटी, जो उठा हुआ माउंटेन है कोनेदार, वो एरिटी कहलाता है। ठीक है ना। एरिटी के साथ साथ जो आपका सिर्क बेसिन है, सिर्क बेसिन है, मोरेन है, मोरेन्स हैं, ये सब संबंधित हैं ग्लेशिएशन से। इसी में एक हैंगिंग वैली होती है, इसी में एक हैंगिंग वैली भी होती है। ओके, अगला सवाल है, इनमें से कौन रीज़न नहीं है इनफॉर्मल सेक्टर के एग्जिस्टेंस के पीछे? किसी भी इकॉनमी में इनफॉर्मल सेक्टर क्यों होता है? ठीक है, पहले समझो कि ये होता क्या है। इनफॉर्मल सेक्टर वो सेक्टर होता है जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड में नहीं होता। ठीक है, नो जॉब सिक्योरिटी, नो सोशल सिक्योरिटी, इजी टू इंटर, इजी टू एग्जिट। ठीक है, मतलब कि उस कंपनी को खोलना आसान है, उस कंपनी को बंद करना आसान है। ठीक है, इस सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनको पेंशन नहीं, सोशल सिक्योरिटी नहीं, ये सब फायदे नहीं मिलते। ठीक है, तो कह रहा है टर्शरी इकोनॉमीज इन द फॉर्मल सेक्टर आर नॉट डेवलप्ड वेल इनफ टू एब्जॉर्ब ऑल द इकोनॉमी ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वालिटी ऑफ वर्क इन इनफॉर्मल सेक्टर आर लो, इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर एंड बिजनेस कैन नॉट अफोर्ड। जी हाँ, मतलब कि इनके पास फंड की कमी होती है, इनके पास टेक्नोलॉजी की कमी होती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। गवर्नमेंट बेनिफिट फ्रॉम टैक्सिंग इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर एंड देयर, गवर्नमेंट टैक्स नहीं कर पाता, गवर्नमेंट टैक्स नहीं करता क्योंकि गवर्नमेंट को पता ही नहीं कि उनकी एक्टिविटी कितना है। अरे ये लोग आईटीआर फाइल करेंगे तब ना, कोई ट्रैक रिकॉर्ड करेंगे तब ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि आपके घर के बगल में कोई छोटा सा घर है जहाँ पर कॉटेज इंडस्ट्री लगी हुई है, मतलब वो लोग अगरबत्ती बनाते हैं, वो लोग पत्तल बनाते हैं, तो वो लोग डाटा मेंटेन करें तब ना कि आज इतना पत्तल बिका, आज इतना अगरबत्ती बिका, है ना, इतना इतना इनकम हुआ, इतना रॉ मटेरियल हुआ। तो ये लोग इतना डाटा मेंटेन करते नहीं हैं, छोटे लेवल पर काम होता है, लो टेक्नोलॉजी होती है, लेबर फोर्स पे डिपेंडेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है ना, तो गवर्नमेंट को पता ही नहीं कि टैक्स करें कैसे, उनको एसेस कैसे करें। ठीक है ना, तो ये चीज़ें हैं, गवर्नमेंट टैक्स नहीं कर पाता, तो आपका जो डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से क्या भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का पार्ट है? फॉरेन करेंसी एसेट, गोल्ड, एसडीआर, तीनों के तीनों पार्ट हैं। फॉरेन करेंसी एसेट में हमारी जो हार्ड करेंसी है ये आता है। हार्ड करेंसी क्या होती है बाबू? हार्ड करेंसी वो करेंसी होती है जिसकी लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। मींस अगर तुम किसी को दोगे तो वो लेने से मना नहीं करेगा। ठीक है, जैसे कि डॉलर हो गया, डॉलर है, युआन है, जापानीज़ येन है, ब्रिटिश पाउंड है, ये सब क्या है? सब हार्ड करेंसी हैं। ठीक है, चाइना का जो करेंसी है युआन, वो भी अब हार्ड करेंसी में आ गया है, उसको भी आप मेंटेन कर सकते हो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में। तो फॉरेन करेंसी एसेट, गोल्ड, एसडीआर, ये तीनों के तीनों हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का पार्ट हैं और सबसे ज़्यादा भाग फॉरेन करेंसी का ही है। तो क्या आंसर हो गया? डी, 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। ठीक है, गोल्ड आरबीआई रखे रहता है अपने पास ताकि जो डिपॉजिटर हैं उनको पे करने का जो प्रॉमिस है उसको अपहोल्ड कर सकें। ठीक है, करेंसी की जो सिक्योरिटी है मेंटेन कर सकें, ये सब चीज़ें, प्लस इकोनॉमी के स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए भी ये गोल्ड ज़रूरी होता है। तो ये बातें हो गई हमारी आज की। हम मिलते हैं कल अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।